नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक सम्मेद शिखर जी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने झारखंड सरकार को सम्मेद शिखर में पर्यटन, इको टूरिज्म पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। इसके साथ ही पारसनाथ मामले में केंद्र ने एक समिति बनाई है, जिसमें राज्य सरकार को समिति में जैन समुदाय से जुड़े 2 सदस्य शामिल करने को कहा है। इसके अलावा एक सदस्य स्थानीय जनजातीय समुदाय से होगा। केंद्र सरकार को साल 2019 की नोटिफिकेशन पर राज्य को कार्रवाई करने को भी कहा है, जिसके तहत खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जैन समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। तो श्री सम्मेद शिखर से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पर्यटन स्थल नहीं बनेगा श्री सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर में टूरिज्म, इको टूरिज्म पर रोक लगा दी गई है और तुरंत रोक के आदेश जारी कर दिए गए। अहिंसा परमो धर्म, इस नारे पर जैन समुदाय चलता आया है और जब जब उनकी आस्था के केंद्र पर आंच आई है, इसी नारे के सहारे पूरे देश में प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। जैन धर्म की तीर्थस्थल सम्मेद शिखर जी जैन समाज के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर पड़ा है। पारसनाथ जी ने ही जैन समाज को धर्म से जुड़े 3 सिद्धांत दिए थे, जिन पर जैन समाज शांति और सत्य के मार्ग पर चलता है। जहां कण कण में मौजूद हैं भगवान, जहां से 20 तीर्थकरों ने प्राप्त किया निर्वाण, करोड़ों जैन संतों की तपोभूमि, आज उसी तीर्थ को बचाने के लिए सड़कों पर जैन समाज। देश के सबसे धनी लोग सड़कों पर क्यों? दुनिया के सबसे शांति प्रिय लोग गुस्से में क्यों? देश के सबसे अहिंसक समुदाय में आक्रोश क्यों? अब इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है। झारखंड के गिरिडीह में मौजूद जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के झारखंड सरकार के फैसले को वापस लिया जाए। सम्मेद शिखर जिसे लेकर पूरा विवाद चल रहा है, उस सम्मेद शिखर के पास हम मौजूद हैं और देखिए मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, यही वो सीढ़ियां हैं जहां से जो सम्मेद शिखर है वहां तक पहुंचने का रास्ता है। आप देख भी सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, पारसनाथ मंदिर, जल मंदिर, चंद्रप्रभु टोंक, ये तमाम जो रास्ते हैं वो इसी होकर जाता है और तमाम जो विवाद उठा है वो इसी जगह को लेकर उठा है, क्योंकि इसे पर्यटन स्थल घोषित करने की बात सरकार के तरफ से कही गई है, जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। देश में अलग अलग राज्यों में इसका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और खास करके जो जैन समाज के लोग हैं, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, काफ़ी शांति प्रिय लोग माने जाते हैं और उनके द्वारा जो जिस तरह से गुस्से का इजहार हो रहा है, इससे समझा जा सकता है कि ये कितना विवाद जो है बड़ा है। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किए जाने पर देश विदेश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर राज्य में भारी संख्या में जैन समाज के लोग झारखंड और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जैन समाज का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने से उस स्थान की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र धर्म और आस्था का केंद्र होता है, इसे लोगों के आनंद और मौज मस्ती का सेंटर नहीं बनाना चाहिए। अभी जो विवाद चल रहा है, आप लोग क्या कहेंगे इस पे? सर, इस पे यही कहूँगा मैं कि एक्चुअली ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये तीर्थ स्थल है और ये अनादिकाल से है, आज से नहीं है ये, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको पर्यटक स्थल बना दिया जाता है तो यहाँ की जो भूमि है वो कण कण में भगवान विराजमान है, कण कण में भगवान विराजमान है। तो ऐसी भूमि को अगर अपवित्र कर दिया जाएगा, अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो यहाँ पे दारू, गुंडागर्दी, अश्लीलता, व्यसनता
सब कुछ चलेगा। सरकार के इस फैसले के विरोध में राजस्थान में अनशन करते हुए जैन मुनि संघीय सागर जी ने देह त्याग दी, जिसके विरोध में गुस्सा और भड़क उठा। देखिए, बहुत से ऐसे इस धर्म को मानने वाले लोग हैं जो कि चढ़ाई करके आते हैं। आप लोग ऊपर गए थे? हाँ, ऊपर गए थे हम। अच्छा, कितना किलोमीटर है ऊपर? नौ चढ़ाई, 9 घूमना और 9 ही नीचे उतरना वापिस। 27 किलोमीटर है। कितना टाइम लगा आप लोग को ऊपर? हम सुबह 1 बजे निकले। अच्छा, ये अभी तो थोड़ा बाइक पे आ गए इसलिए, नहीं तो शाम को 8 बजे पहुंचते, घर पे चल के आते थे। अब जो इसको लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, किस तरह से देखते हैं इसको? कैसा होना चाहिए? ये पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र ही होना चाहिए। यहाँ गुंडागर्दी वगैरह वगैरह सब कुछ होती है। रोज लेडीज को उतरने के लिए बहुत तकलीफ है। अगर जेंट्स अगर साथ में नहीं हो तो लेडीज को बहुत जबरदस्ती। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले लेडीज अकेली जा सकती थी, ना आ सकती थी, वंदना करके जा सकती थी। लेकिन ये अभी जो कानून नया लगा उसके विरोध में है हम, और वो कानून सरकार, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को हटा लेना चाहिए। लेकिन ये पूरा विवाद झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीति के तारों में उलझा है। इसलिए आज इसे सुलझाना जरूरी है ताकि 75 लाख जैन भक्तों की आवाज उठाई जाए। लेकिन उससे पहले आपको संवेद शिखर जी के बारे में जानना होगा। झारखंड सरकार का शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया साल 2018 में, और तब प्रदेश में बीजेपी के रघुवर दास की सरकार थी। 2019 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गजट जारी किया और शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन में नोटिफाई किया। 2019 में सत्ता में आई सोरेन सरकार ने पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की, जिसके तहत शिखर जी में पार्क, होटल, एडवेंचर गेम्स की सुविधा देने की घोषणा की। 2022 में 17 मार्च को जैन समाज ने केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार की इस अधिसूचना पर असहमति जताई और इसे रद्द करने की मांग की। शिखर जी की वंदना 27 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई और उतराई के बाद पूरी होती है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी इस पवित्र पहाड़ से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी। शिखर की चढ़ाई कर रहा है और आप देखिए, यही वो रास्ता है जो कि सीधा जो संवेद शिखर है वहां तक पहुंचता है। और जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जैन धर्मावलंबी हैं, वो इसी रास्ते से लगभग 10 किलोमीटर की सफर पैदल यात्रा करके और वो वहां तक पहुंचते हैं। डोली की भी व्यवस्था है। जो उम्र में ज्यादा है, जो चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ डोली की व्यवस्था है। और साथ ही साथ भारी संख्या में जो जैन धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि सर्वोच्च तीर्थ है उनका ये, और वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ, ये कलिकुंड तीर्थ धाम है। और यहाँ पर ये लगभग नीचे से अगर आप चढ़ाई करेंगे तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आप अगर चढ़ाई करके आएंगे तो यहाँ पर ये जो धाम है वो दिखेगा। समुद्र तट से 520 फीट की ऊंचाई पर मौजूद झारखंड के इस हिमालय पर 60 से ज्यादा जैन मंदिर हैं, जिनमें कई मूर्तियां 400 साल पुरानी हैं। इस कठिन यात्रा और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की और बताने की कोशिश की कि आखिर क्यों जैन समुदाय आक्रोशित है। संवेद शिखर तक जाने के लिए इसी तरह पैदल जो यात्री हैं, जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं या फिर दूसरे धर्म के भी लोग, जो जिनकी आस्था इस धर्म में है, वो इसी तरह पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो डोलियों में इस तरह से बैठ कर जाते हैं, जिनको जो पैर से चलने में जिनको परेशानी है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। आप देखिए नीचे किस तरह से यहाँ पर गहराई है, खाई है। और पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ कहा जाता है इसको, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ ये है। और जहाँ पर जो पार्श्वनाथ का समाधि स्थल है वो बना हुआ है, और यहीं पर जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ जो है उनका ये माना जाता है। और वही तस्वीर है, क्योंकि काफ़ी कठिन रास्ता है और उस रास्ते से होकर जाते हैं। आप लोग ऊपर से आ रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो अभी जो आप लोग जैन धर्म को मान रहे हैं? हाँ जी, हम मानते हैं। हाँ। तो अभी जो विवाद चल रहा है, आप लोग भी जान रहे होंगे कि इसको पर्यटन स्थल बनाने को लेकर क्या सोचते हैं इसको लेकर? भैया, ये पवित्र स्थल है, इसको क्या पर्यटन में रखने से इसकी जो पहले के जो लोगों ने तकलीफ लगाई थी, इसके बारे में जो पवित्र जो पहाड़ बना है, इससे मतलब जो जैन धर्म का जो है वो मान्य नहीं रहेगा। इसके लिए उसको
जो जैसा है वैसा रहने देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब पवित्रता पर सवाल उठ जाएगा फिर। बिल्कुल वही सवाल है जो लगातार उठ भी रहा है, और इसी वजह से बड़ी संख्या में जो जैन धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सबसे कह सकते हैं कि अहिंसक जो धर्म है वो माना जाता है। किसी की भी हत्या नहीं कर सकते हैं, चींटी तक को ये लोग झाड़ते हुए चलते हैं, जो इस धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में अब उनको विवाद इस बात को लेकर है कि अगर ये पर्यटन स्थल होगा तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, यहाँ पर होटल व्यवसाय शुरू होगा, वहाँ पर जो मांस मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन होगा, तो ये वर्जित है इस धर्म में। तो ऐसे में ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, और यही वजह है कि ये जो धर्म जो जैन धर्म के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। काफ़ी देखिए आप गहराई देखिए, कहाँ कितनी गहरी ये खाई है, और यहाँ से चढ़ के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं अपने धर्म को मानने के लिए। अभी हम ऊपर तक चलेंगे, जो संवेद शिखर है, जहाँ पर जो समाधि स्थल है पारसनाथ जी का, वहाँ तक हम जाएंगे। वो भी तस्वीर टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखाएगा। पथरीला रास्ता, कठिन डगर और 27 किलोमीटर की यात्रा का आखिरी पड़ाव पारसनाथ की टोंक है, जहां पहुंचने के बाद वंदना को पूरा माना जाता है। वहां हमने कुछ लोगों से बात की। जिस संवेद शिखर को लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, मैं वहीं पर मौजूद हूं। आप देखिए टाइम्स नाउ भारत की टीम यहां पर पहुंची है, और यही लगभग 9.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद जो ये आप देख रहे हैं पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ का जो यहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ ने यहीं पर समाधि ली थी, और उसके अलावा भी जैन धर्म के लगभग 20 ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने यहाँ पर। कब से आते हैं? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल से आते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या ऐसी बात है जहाँ आप लोग आते रहते हैं? ये यहाँ पर चमत्कारी पारसनाथ भगवान है, यहाँ से हमारे 20 भगवान मोक्ष गए, और यहाँ आने से एनर्जी मिलती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। और यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे, जो चप्पल नीचे उतारने का ऐसा सिस्टम हर दम के लिए बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। चाह रहे हैं कि इसे पर्यटन स्थल नहीं घोषित किया जाए। अब देखिए यही वो जो कह सकते हैं पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ जहाँ पर जिन्होंने समाधि ली थी, उस जगह भी हम आपको दिखाते हैं, वहाँ भी हम लेकर चलते हैं अंदर, और जहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है वो जगह हम टाइम्स नाउ भारत अपने कैमरे से अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए यही वो जगह है जहां पर भगवान पार्श्वनाथ ने समाधि ली थी। आप देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, और यहां पर और अब बात रूस यूक्रेन महाजंग की। 2023 के 5 दिन हुए हैं, मगर नए साल पर 4 ऐसे सबूत दिखे जो महाविनाश यानी परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्रीमिया टू कैलिनिनग्राड, पुतिन ने वो नई रणनीति बनाई है जिसके निशाने पर यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देश है। रूस की मीडिया ने दावा किया जा रहा है कि इस बार पुतिन सिर्फ धमकी नहीं देंगे बल्कि बड़ा हमला करेंगे, और ये हमला किसी भी मुल्क को नक्शे से मिटाने के लिए काफी होगा। आखिर नेटो देशों पर कौन सा नया खतरा मंडराने लगा है, और कैसे अमेरिका इस युद्ध को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कराने पर तुला है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये साल 2023 की वो 5 तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि परमाणु युद्ध के जिस खतरे को दुनिया अब तक महसूस कर रही है वो अगले 360 दिनों में कभी भी हो सकता है। फिर चाहे इसकी शुरुआत यूक्रेन पर एटम बम गिरा के हो या फिर नाटो देशों और रूस के बीच हो। माना जा रहा है कि पुतिन इस बार परमाणु हमले का थ्रेट नहीं देंगे बल्कि डायरेक्ट अटैक करेंगे। इसकी तस्वीर क्रीमिया से लेकर कैलिनिनग्राड और रोमानिया तक दिखने भी लगी है। इन इलाकों में या तो रूस ने न्यूक्लियर हथियारों के साथ अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है या फिर अमेरिकी सेना की मौजूदगी देखी जा रही है। और यही वजह है कि रूस इस जंग को बढ़ावा देने के लिए इनडायरेक्ट नहीं बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका को आग में घी डालने के लिए दोषी ठहरा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि
2022 में यूक्रेन को धुआं करने वाले पुतिन ने 2023 में अपनी रणनीति क्यों बदली और कैसे वो इस साल नाटो के खिलाफ आर पार की जंग लड़ने वाले हैं, तो इसे भी समझ लीजिए। ये रूस का लड़ाकू जहाज है गोर्शकोव, जिस पर दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन तैनात है। इस लड़ाकू जहाज को पुतिन ने अटलांटिक महासागर में भेज दिया और फिर इसके जिरकॉन से लैस गोर्शकोव हिंद महासागर और भूमध्य सागर से भी गुजरेगा। पुतिन के इस एक्शन का सीधा मतलब है नाटो देशों को खुली चेतावनी। दरअसल अटलांटिक महासागर में नाटो देश अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी सबमरीन इसी महासागर में उतारी जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकती हैं। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन का हिसाब छोटी छोटी मिसाइल और रॉकेट से करते रहेंगे, मगर नाटो को हाइपरसोनिक मिसाइल का डर दिखा रहे हैं। ये मैसेज इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2023 में रूस नाटो को कोई क्षमादान नहीं देना चाहता। जिरकॉन मिसाइल की तैनाती भर से अमेरिका में खलबली क्यों मची है हो सकता। रूस का दावा है कि उसकी जिरकॉन मिसाइल 5 मिनट में लंदन को तबाह कर सकती है और अमेरिका खुद ये मानता है कि रूस की इस मिसाइल से किया गया परमाणु हमला महाविनाशकारी हो सकता है। यही वजह है कि रूस के जंगी जहाज गोर्शकोव पर पेंटागन की पैनी नजर है। Это гиперзвуковая система морского базирования, а также другим вооружением последних поколений. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. धमाकों की ये आवाज क्रीमिया से उठी है। रूस का एयर डिफेंस लगातार इन हमलों को नाकाम कर रहा है जो यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। यूक्रेन के 2 ड्रोन इन धमाकों में एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिए गए। रूस का दावा है कि 2023 का आगाज होते ही क्रीमिया पर तनाव बढ़ गया है और इसीलिए अपनी सेना की ऐसी यूनिट तैनात की है जिसे ना तो मरने का खौफ है और ना ही मारने में कोई संकोच। दावा किया जा रहा है कि ब्लैक सी के जिस द्वीप पर कीव कब्जा करना चाहता है वहां उसकी सेना पहले ही पोजीशन ले चुकी है। रूस ने हाल ही में ब्लैक सी में 3 वॉरशिप रवाना किए हैं। इन वॉरशिप पर 50 से अधिक मिसाइलें तैनात की गई हैं। ये मिसाइलें नाटो देशों के लिए भी खतरे का सायरन हैं, क्योंकि यूक्रेन जिन हथियारों का क्रीमिया पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है उनमें से ज्यादा उसे यूरोप से मिले हैं। रूस को लगता है कि अगर उसने नाटो के हथियारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया तो यूक्रेन खुद ही सरेंडर कर देगा और फिर वो अमेरिका को बैकफुट पर पहुंचा देगा। ऐसा होने पर नाटो टुकड़ों में बंट जाएगा और यहीं से लड़ाई रूस वर्सेस नाटो के बीच शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बात दिल्ली के कंझावला कांड की, जहां अंजलि की मौत को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। दिल्ली पुलिस पर भी कई बड़े सवाल लोग कर रहे हैं खड़े। देश की राजधानी की सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस आखिर अंजलि को बचाने में कैसे चूक गई? क्या ड्यूटी पर तैनात पुलिस की टीमें अलर्ट नहीं थी? क्या पुलिस इस पूरे मामले में अपनी नाकामी को छिपा रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं।
इस पूरे मामले में आपको हम दिखाएंगे टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता अनुज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कंझावाला कांड, सनसनीखेज खुलासा। राजधानी में बड़ा गुनाह, पुलिस लापरवाह। सीसीटीवी की हिस्ट्री, मिस्ट्री पर मिस्ट्री। नवभारत की एक्सक्लूसिव पड़ताल। नए साल की रात और दिल्ली के कांझावाला में हैवानियत। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात देश की राजधानी में एक तरफ नए साल का जश्न चल रहा था तो दूसरी तरफ एक खूनी कार अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई। जब दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह चाक चौबंद थे, तब दिल्ली के सुल्तानपुरी में कंझावाला तक एक बलेनो कार अंजलि पर मौत बनकर दौड़ती रही। दिल्ली पुलिस ने जिस मामले को पहले महज एक साधारण सड़क हादसा बताया, अब वही केस परत दर परत संगीन होता जा रहा है। अंजलि केस को शुरुआत से जिस तरह हैंडल किया गया, उसे लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और कहानी सवालों के घेरे में है। टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको अंजलि केस की तफ्तीश का वो पहलू दिखाएंगे जो पुलिस के बयान और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद सामने आया है। वक्त रात 1:31। स्कूटी पर सवार होकर अंजलि अपने एक दोस्त के साथ घर के लिए निकली। वक्त रात 2:04। अंजलि अपनी दोस्त के साथ आउटर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुरी के कृष्ण विहार पहुंची, लेकिन कृष्ण विहार पहुंचते ही अंजलि के साथ एक हादसा हो गया। अंजलि की स्कूटी की टक्कर ठीक इसी जगह पर होती है जिस वक्त ये एक्सीडेंट होता है। उस वक्त अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी मौजूद रहती है, लेकिन वो इस हादसे में बच जाती है और यहाँ से निकल जाती है। खुद अंजलि के दोस्त ने बताया कि कार ने टक्कर मारने के बाद कार को आगे पीछे किया, जिसके बाद अंजलि कार में फंस जाती है और उसके बाद ठीक इसी रास्ते से होते हुए ये कार जो है वो आगे निकलती है। दिल्ली पुलिस की माने तो करीब 13 किलोमीटर तक ये कार अंजलि को घसीटते रहती है, लेकिन देश की सबसे स्मार्ट पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ती। जबकि दावा ये किया जाता है कि 31 तारीख की रात को करीब 16,000 जवानों की तैनाती दिल्ली की सड़कों पर की गई थी और पीसीआर वैन की मौजूदगी थी, लेकिन किसी भी पीसीआर वैन की नजर नहीं पड़ती है। गाड़ी के नीचे फंसी अंजलि चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन घना रिहायशी इलाका होने के बावजूद किसी के कानों तक उसकी पुकार नहीं पहुंची। इस दौरान ये कार जो है वो 4 थानों के इलाके से होते हुए गुजरती है। 2 जिले पड़ते हैं, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ती। अब हम यहाँ से अब शुरू करते हैं, हम भी चलेंगे उन रास्तों पर, हम दिखाएंगे कि किन रास्तों से होते हुए वो कार जो है वो आगे की तरफ बढ़ी और कंझावला जिस जगह पर अंजलि की लाश मिली वो पूरा एरिया कौन कौन सा था, किन किन रास्तों से होते हुए ये कार गई और साथ ही साथ आखिरकार देश की सबसे स्मार्ट पुलिस की गलतियां क्या थी, खामियां क्या रही, क्या लापरवाहियां रही, ये तमाम चीजें हम रास्ते में आपको दिखाएंगे और हम दिखाएंगे कि आखिर पुलिस की मौजूदगी, पुलिस उस कार को क्यों नहीं ढूंढ पाई, जबकि जो चश्मदीद थे उन्होंने बाकायदा पुलिस को लोकेशन बताया, पुलिस को बताया कि कार जो है एक कार जिसमें एक कोई फंसा हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस को बाकायदा इसकी जानकारी दी गई, बावजूद इसके पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी। जिन रास्तों पर गाड़ियों में सवार 5 हैवान शराब के नशे में अंजलि को घसीटते हुए ले गए, वो कोई सुनसान रहने वाली सड़क नहीं है। नए साल के जश्न की रात इन सड़कों पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी को भी इस वारदात की हवा तक नहीं लगी। कार अंजलि को घसीटते हुए ठीक इसी रास्ते से गुजरी थी, हम भी उसी रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं। तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, इन रास्तों पे कोई भी गाड़ी जो है
वो 20 से 25 या मैक्सिमम 30 की स्पीड से ही गुजर सकती है, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे नहीं है। और खुद पुलिस ने भी ये माना है कि जो गाड़ी की रफ्तार रही होगी वो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में रही होगी। अब हम बात करते हैं, ये दरअसल आउटर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये जो पूरा इलाका है। यहाँ से हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे 2 किलोमीटर के बाद जिला चेंज होता है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस दौरान यहाँ पर 5 पीसीआर वैनों की तैनाती की गई थी। पीसीआर वैन को मुस्तैदी के लिए लगाया गया था कि अगर कोई हादसा होता है या कोई भी किसी तरीके का कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर उनकी पैनी नजर रहे। लेकिन आप देखिए कि किसी की नजर उस पर नहीं जाती, उस कार पर नहीं जाती। जाहिर तौर पर इस दौरान जो है वो फोन भी किया जाता है। जो आई विटनेस थे, करीब 2 चश्मदीद जो हैं वो बाकायदा पुलिस को इत्तला देते हैं। एक चश्मदीद तो ट्रेस भी करता है गाड़ी को काफी दूर तक और लगातार वो 20 मिनट तक पुलिस को बताते रहता है। लेकिन बावजूद इसके पीसीआर का रिस्पांस टाइम आप समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा। और वो मेरे से जैसे 50 से 100 मीटर के आसपास दूरी पे थी। उससे कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलाते रहते हैं तो जब गड़गड़ की आवाज आती है वो सेम आवाज थी। और जैसे वो मेरी दुकान के सामने पहुंचती है तब मेरे को नजर आया उस गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ठीक इसी दुकान के सामने? बिल्कुल इसी दुकान के सामने। हाँ। तो उसके बाद वो निरंतर चलता जा रहा था। उसका कोई शायद वो कोई एक्टिविटी उसके शरीर में नहीं थी। जो डेड बॉडी थी उसमें भी, और ड्राइवर भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। 20 से 25 की गाड़ी की स्पीड रही होगी। तो मैंने समय ना गवाते हुए 3:20 पे हमने इमरजेंसी 112 नंबर डायल किया और पूरी सूचना ये घटना की दी मैं उनको। वक्त रात के 3:28। एक सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी कांझावाला रोड पर जाती हुई दिखती है। गाड़ी की रफ्तार करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वक्त 3:34। गाड़ी ने यू टर्न लिया। आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ी के साथ घिसट रही अंजलि को देखा, लेकिन 13 किलोमीटर के इस फासले में पुलिस को अंजलि नजर नहीं आई। जितनी देर तक ये खूनी कार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही, पुलिस को एक एक कर कॉल आते रहे, लेकिन पुलिस इस कार को ट्रेस नहीं कर पाई। खौफ के उस रात दिल्ली पुलिस की पीसीआर उस खूनी कार को नहीं ढूंढ पाई। दावा किया जा रहा है कि रात में धुंध थी और पीसीआर के पहुंचते ही कार निकल जाती है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि अंजलि को करीब 13 किलोमीटर तक सड़क पर कार घसीटती रही। इस बीच गाड़ी ने कई मर्तबा यू टर्न भी लिया, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस पूरे रास्ते में पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो शायद अंजलि बच जाती। जो पुलिस की थ्योरी कह रही है कि 12 से 13 किलोमीटर तक कार घसीटती रही, लेकिन जो उस जगह से अभी हम चल रहे हैं, हम भी देखेंगे कि हमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि ये जो 13 किलोमीटर का सफर है, क्या वाकई में जो समय है वो 2 घंटा लगता है। हालांकि निश्चित तौर पर रात के वक्त इतनी गाड़ियां, चूंकि इस समय दिन का वक्त है इसलिए गाड़ियां आपको सड़कों पर दिख रही हैं। रात के वक्त इतनी गाड़ियां यहाँ पर नहीं रही होंगी, तो निश्चित तौर पर समय कम लगना चाहिए। इसका मतलब है कि गाड़ी जो है आसपास के इलाके में काफी देर तक घूमती रही। हालांकि पुलिस की खुद की ये थ्योरी है कि इस दौरान गाड़ी ने कई बार यू टर्न लिया, जिसकी वजह से वो पकड़ नहीं पाए। यानी इससे साफ पता चलता है कि 13 किलोमीटर तक सिर्फ अंजलि को नहीं घसीटा गया, बल्कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे जैसे इस मामले से जुड़े सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी सवालों से घिरती जा रही है। अंजलि को घसीटते हुए कार जो है वो कंझावला जाने वाले इसी रास्ते से गुजरती है, तब ठीक इसी जगह पर ये कार जो है वो यू टर्न लेती है। और ये जब कार यू टर्न ले रही थी उस वक्त यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा ये तस्वीर कैद हो जाती है। दरअसल पहला सीसीटीवी फुटेज जो आता है वो करीब 3:05 का आता है, जिसमें साफ तौर पे देखा जाता है कि किस तरीके से कार जो है वो ये जो रास्ता है जिस रास्ते से हम खुद आ रहे थे, इस रास्ते पे कार आराम से गुजर रही थी, जबकि अंजलि जो है वो कार के नीचे बाकायदा घसीटते हुए ये कार यहीं से गुजर रही थी। उसकी लाश
कार के नीचे फंसी हुई थी, लेकिन कार आराम से, और जो रफ्तार रही होगी वो 20 से 30 किलोमीटर के आसपास रही होगी। दूसरा सीसीटीवी फुटेज आता है वो करीब 3:28 का आता है। उसमें भी जो रास्ता था वो ठीक यही रास्ता था, ये जो कंझावला की तरफ ये आगे रास्ता जाएगा, और जिस जगह इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, वहां से हम इसी रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन हमने रास्ते में भी देखा कि कहीं पुलिस वैन या पीसीआर वैन, या हम बात करें पुलिस जवान, या हम बात करें पुलिस की बैरिकेटिंग, हमें दिन में नहीं दिखाई दी। हालांकि उस दिन जाहिर तौर पर रात के वक्त भी नहीं रही होगी, तभी ये कार जो है जिस तरीके से घसीटते हुए आराम से कंझावला तक पहुंची, निश्चित तौर पर किसी न किसी की नजर जरूर पड़ी होती अगर पुलिस की तैनाती रही होती, मुस्तैदी रही होती। वक्त 4:11। आखिरकार देश की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली दिल्ली पुलिस को आखिरी कॉल मिली, जिसमें कंझावाला रोड के जॉन्टी गांव के पास एक लड़की के बुरी हालत में पड़े होने की खबर मिली। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर अंजलि की लाश मिली थी। ये वही जगह है जहां पर जब गाड़ी यू टर्न लेती है तब फंसी हुई अंजलि की लाश यहां पर गिर जाती है, जिसके बाद गाड़ी आगे की तरफ फिर से निकल जाती है। हमने देखा कि जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ था वहां से यहां पर, जबकि हम रास्ते में कई जगहों पर हम रुके, लेकिन हमें जो समय लगा वो 40 मिनट के आसपास का हमें समय लगा। जबकि हम रास्ते में एक दो जगह हम रुके भी, लेकिन जो कार थी वो कार, खुद पुलिस का कहना है कि कहीं रुकी नहीं थी। यानी जिस वक्त इंसिडेंट हुआ और जिस वक्त यहां पर लाश मिली उसके दौरान करीब 2 घंटे का अंतर है। अंजलि केस में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। एक के बाद एक सामने आ रहे सीसीटीवी फुटेज और सनसनीखेज खुलासों के बाद ये केस उलझता जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आपको कंझावला केस में सामने आए वो सबूत दिखाते हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। नए सीसीटीवी सबूत और 2 नए किरदारों की एंट्री देखिए आप। हर बीतते दिन के साथ दिल्ली के कंझावला केस में नए खुलासे और सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में 2 और आरोपियों के होने का खुलासा हुआ जिनकी तलाश हो रही है। आप सभी को मालूम है कि इस तरह के केसेस में जो विटनेस होते हैं उनको भी एक तरह से अच्छे से एग्जामिन करना, उसको हमारी बहुत जरूरी एक प्रक्रिया है। कंझावला केस में कुछ और दिल दहलाने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सबसे पहले आप तीनों सीसीटीवी फुटेज देखिए। फुटेज सुबह 4:37 की, जब पांचों आरोपी अपनी बलेनो कार से रोहिणी पहुंचते हैं। कार से 3 लोग निकलते हैं, जिनमें से एक शख्स पीछे की ओर जाकर नीचे झुककर कुछ देखता है, जो आरोपियों के उस दावे को खारिज करता है जिसमें वो अंजलि की गाड़ी के नीचे होने से अनजान होने की बात कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद छठा शख्स वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसके करीब 12 मिनट बाद वो छठा शख्स रोहिणी सेक्टर 1 पहुंचता है और गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। गाड़ी खड़ी करने के 2 घंटे बाद यानी 6:55 पर पुलिस उस गाड़ी को बरामद करती है। ये वही पार्किंग लॉट है रोहिणी का जहां पे उस गाड़ी को लाया गया था और उसके बाद यहीं पे उस बोलेनो जो गाड़ी
गाड़ी है उसको यहाँ पे पार्क किया गया और पार्क करने के बाद यहाँ से जो चाबी है वो मालिक के पास दी गई, यानी कि इससे महज 100 से 150 मीटर की दूरी पे एक घर है आशुतोष नाम के व्यक्ति का, जिनको ये सारे आरोपी गए थे और उसके बाद चाबी सुपुर्द की थी। अब पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आशुतोष कितनी जानकारी जानते हैं इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में। उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है और 3 दिनों की जो रिमांड है उसमें लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही थी आशुतोष को इस घटना की कितनी जानकारी थी। जब वो चाबी देने आरोपी पहुंचे थे तो उन्होंने क्या क्या बताया था। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह कि दिल्ली पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है, जिसके लिए कोर्ट से परमिशन मांग सकती है। पुलिस को लगता है कि आरोपियों के बयानों में विरोधाभास है। वहीं पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मामले में पुलिस की 18 टीमें काम कर रही हैं और केस में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।